हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में जो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे हैं इंडियन सॉइल्स के बारे में, सॉइल्स यानी कि भारतीय मिट्टियों के बारे में। ठीक है, तो भारतीय मिट्टियों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक को ज्योग्राफी में पढ़े तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पढ़े क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है। ठीक है, इसके जैसे अपन ने मिट्टी के बारे में पढ़े तो सबसे पहले डेफिनेशन मिट्टी क्या है। तो मिट्टी की डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि धरातल के ऊपरी भूपर्ती परत जैविक एवं भौतिक तत्वों के मिश्रण की एक परत होती है, असंगठित परत होती है। ठीक है, तो उसको मृदा के नाम से जाना जाता है। इसकी निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में तापमान, वर्षा वितरण, धरातलीय ढाल, बहता हुआ पानी है, ये सब एक तरह से प्राकृतिक बाह्य शक्तियाँ होती है। इन शक्तियों पर निर्भर है और प्रकृति की संपूर्ण प्रक्रिया के आधार पर ही पौधों को इस मिट्टी से पोषण तत्व प्राप्त होता है। अपने लिए संपूर्ण कृषि उत्पादन इसी मृदा के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये प्राकृतिक संपदा है और मानव के लिए प्रकृति का उपहार है। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है बिना कीमत का। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इसकी संरक्षण करना, विकसित करना और उपयोग करना ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, परंतु इसके निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संपूर्ण देश में भौगोलिक विभिन्नताओं के अनुसार ये अलग अलग प्रकार की होती है। रंग स्वरूप के अनुसार, उसके उपजाऊ क्षमता के अनुसार और इसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और भौगोलिक धरातलीय संरचना। ठीक, तो इनके आधार पर ये अलग अलग रूप में मिलती है। सभी स्थानों पर एक समान मिट्टी नहीं मिलती है। ठीक, तो इसी के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी इसका वर्गीकरण किया है। इसका डिवाइडेशन करके संपूर्ण भारत में पाए जाने वाली मिट्टी का अध्ययन किया है और रिसर्च करके बताया कि कितने भागों में इस मिट्टी को बांटा जा सकता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने इन चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया है, डिवाइडेशन कर लिया है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा मुख्य रूप से इसको 8 भागों में बांटा गया है और इसके उपभाग 27 है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार मिट्टी को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। तो 8 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन छोटी सी बात पर ही एक क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, 8 के नाम अपन ने लिख लिया था। ठीक है, काली मृदा के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे थे। ठीक, अब इसी मृदा को बारे में और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए अपन अध्ययन करते हैं। आज कल मैंने इस प्रकार से पढ़ा था अपन ने कि कोई सी भी मिट्टी के बारे में अध्ययन करें तो इन 4 चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अध्ययन करना है। ठीक है, उस मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार की है, उसका वितरण क्षेत्र कहाँ पर है भारत में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उसका रंग स्वरूप, मिनरल्स क्या क्या है और कृषि में उपयोग यानी कि उसका जो कृषि में उपयोग है कौन
कौन सी कृषि फसलों का उसमें उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब प्रत्येक मिट्टी को पढ़ना है। पहला नंबर की जो मिट्टी अपन ने पढ़ी काली मृदा, इसका निर्माण लावायुक्त काली चट्टानों से आवर्तन से निर्मित मृदा है। ठीक है, यानी लावायुक्त जब भूकंप हुआ ज्वालामुखी से निकलने वाला तप्त लावा ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती है और हजारों वर्षों बाद उन चट्टानों का अपरदन होकर के एक महीन बारीक कणों के रूप में जल के साथ हवा के साथ प्रवाह होकर मैदानी क्षेत्रों में परतों के रूप में जमा होने से जो मिट्टी का निर्माण होता है असंगठित अवस्था में, ऐसी मिट्टी को काली मृदा के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी में सिलिकॉन, मैग्नीशियम कहाँ पर है? ये दक्षिण के पठार, गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे राज्यों में इसका वितरण क्षेत्र लिख दिया हमने। इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आदि मिनरल्स पाए जाते हैं। इस मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसमें जैविक तत्वों, नाइट्रोजन, कार्बन, की कमी, कार्बन की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। आप भी नोट करते रहना। विशेषता क्या है कि ये एक तरह से काले रंग की होती है, चिकने तत्व होते हैं, बिल्कुल महीन बारीक चिकने तत्व होते हैं और सूखने पर इस पर दरारें पड़ जाती है। ठीक है, विशेषताएं विशेषताओं में काले रंग की, दूसरा चिकनी होती है और इसकी विशेषता सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। ठीक है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तो इस तरीके से मतलब इसकी प्रमुख विशेषता है। विशेषता के बारे में, इसके बाद में कृषि में इसका क्या उपयोग है, इन कारकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं हम। पिछली बार भी मैंने बताया था कि इन कारकों के आधार पर ही क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनते हैं तो इसी के आधार पर बनता है। जैसे
काली मिट्टी में की प्रमुख विशेषताओं में इस प्रकार के ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनको ध्यान रखना। आगे इसकी उपयोगिता, उपयोग, इसका सर्वाधिक उपयोग कौन सी फसल के लिए है? ये कपास उत्पादन की अनुकूल दशा पाई जाती है, इसलिए इसे जब सबसे ज्यादा इसमें कपास उत्पादन की अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसलिए इसे इस मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? कपासी मृदा। कपासी मृदा। ठीक है, आप इस प्रकार से कभी ना सोचें पढ़ते वक्त कि ये चीजें तो अपने लिए तुच्छ है, पढ़ रखी है, इनको बार बार पढ़ने को मिल रहा है। स्टेप बाय स्टेप अपन बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे की ओर। इन चीज़ों को भी तुच्छ न समझें, एक विशेष रूप में रिसर्च टाइप अध्ययन करते हुए आगे बढ़े, प्रत्येक चीज़ को नोट करते चलें। ठीक है, कोई चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, वह भी एक विशाल पहाड़ की तरह सामने आ सकती है कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते हुए चले। कपासी मृदा किस मृदा के नाम से जाना जाता है? काली मृदा। ठीक है, कौन सी फसल के उत्पादन के लिए काली मृदा को सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है? कौन सी फसल के लिए? कपास उत्पादन के लिए। और काली मृदा में भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र में, भारत के इस दक्षिणी क्षेत्र में काली मिट्टी का निक्षेप होने के कारण ही गुजरात के दक्षिणी भाग में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, इनमें कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में और गुजरात में अधिक उत्पादन कपास का होने का यही कारण है। इसके साथ साथ में गन्ना, चावल, गेहूं और विभिन्न प्रकार के फल उत्पादन के लिए भी इस मिट्टी को उपयुक्त माना गया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये कृषि में उपयोग हो गया, इसकी विशेषताएं हो गई, वितरण क्षेत्र हो गया और निर्माण प्रक्रिया हो गई। ठीक, और दोबारा सुन लो, निर्माण प्रक्रिया में ये लावा युक्त काली चट्टानों के आवर्धन से इसका निर्माण होता है। आपने नोट कर लिया होगा। वितरण क्षेत्र में भारत के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की प्राचीन लावा युक्त मिट्टी, गोंडवाना क्रम की जो प्राचीन चट्टानें हैं वो लावा युक्त चट्टानें हैं, उनके अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। तो दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में इसका उत्पादन, इसका निक्षेप मिलता है। निक्षेप का मतलब जमा होना। गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में इस मिट्टी का निक्षेप सबसे अधिक मिलता है। प्रमुख विशेषताएं, ये इसकी क्या विशेषता है
लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चूना पत्थर, इस प्रकार के खनिज तत्व इस मिट्टी में पाए जाते हैं और इसमें ये काले रंग की होती है, चिकनी होती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। उपयोगिता, कपास उत्पादन की इसमें अनुकूल दशाएं मिलती है, इसलिए इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास के साथ साथ में गन्ना, चावल, गेहूं और विभिन्न प्रकार की कृषि फसलों का उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर की मृदा है, ये काली मृदा हो गई अपने। दूसरे नंबर की मृदा है लाल मृदा। ठीक है, लाल मृदा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लाल मृदा। लाल मृदा के निर्माण प्रक्रिया को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने दोस्तों तक इस क्लास को भेजा करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, ताकि आपको अच्छी नई नई अपडेट आप तक पहुँचाई जा सके। प्रैक्टिकल के बारे में, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में आपको अच्छी अपडेट बताता हूँ मैं। समय पर आपको एग्ज़ाम के बारे में याद दिलाता हूँ मैं, है। और क्या नाम से जो भी परीक्षा से संबंधित अब नई अपडेट है, कोई सा भी क्वेश्चन है, उनके आंसर से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करके और इसको सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। ठीक है। लाल मृदा का निर्माण प्रक्रिया यानी कि जिन भाई अपन क्या है कि स्लो स्पीड में बोलने का मेरा यही है तरीका है कि आपको एक एक शब्द नोट कर सकें। हाई स्पीड से बोलने से लोग उनको साथ के साथ नोट नहीं कर पाते हैं, डायग्राम से समझ नहीं पाते हैं और एक एक शब्द आप तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखें, कम पढ़ो बाकी स्पष्ट रूप में समझने में आए, ये अपना उद्देश्य है। अच्छा नहीं लगे तो आप बोलना मेरे से और कमेंट्स लिख देना, ताकि मैं उसमें परिवर्तन करना अपन में जानता हूँ, स्पीड से भी पढ़ाना जानता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आप स्लो स्पीड से पढ़े मेरे अनुसार तो वो सही। लाल मृदा यानी कि ये भी एक तरह से चट्टानी मृदा है, यानी कि चट्टानी चूर्ण से बनने वाली मृदा है, परंतु वह चट्टानी भाग है जिन चट्टानों में लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है। उन चट्टानों का अपरदन होते रहने से असंगठित अवस्था में अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो ऐसी मृदा को लाल मृदा के नाम से जाना जाता है। निर्माण प्रक्रिया क्या है? लोह युक्त चट्टानों का अपरदन से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसका रंग लाल है। इसका रंग
लाल होता है। ठीक है, और आगे ये जो मिट्टी है इसके मोटे कण होने के कारण इसमें जल अवशोषण करने की अधिक क्षमता होती है। इसके मोटे चट्टानी कण होते हैं। ठीक है, इसमें जल अवशोषण की क्षमता होती है। जल अवशोषण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें लौह तत्व, चूना पत्थर सिलिकॉन, फास्फोरस आदि खनिज तत्व इसमें होते हैं। इसका जो उत्पादन है वह मूंगफली, आलू, चावल, गेहूं, गन्ना, इनके उत्पादन में इसका बड़ा महत्व है। और इसमें लौह तत्व की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक है, भारत में कौन कौन से राज्यों में इसका वितरण है? भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इसका वितरण है और इसमें लोहयुक्त चट्टानों के अपरदन से इसका यानी लाल चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण होता है। इसमें जैविक अंशों की कमी पाई जाती है, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन की कमी मिलती है। कृत्रिम का नाइट्रोजन युक्त खाद डाल करके इसका कृषि में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उसके मोटे कण होते हैं और इन मोटे कण होने के कारण बारीक रेतीले कणों के होने के कारण, मोटे कण होने के कारण जल अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, परंतु इसमें मिनरल्स अधिक होने के कारण उपजाऊ मिट्टी होती, लाल मिट्टी होती। ठीक है, इस प्रकार से मतलब इसकी विशेषताएं होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है, वितरण क्षेत्र पढ़ा अपन ने, इनकी विशेषताएं पढ़ी अपन ने और उपयोग पढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन ने
क्लियर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना और आगे और पढ़ेंगे हम लेफ्ट एंड राइट नंबर का। ठीक है, आप लोग बने रहें और साथ के साथ ही आप नोट करते चलें। कोई भी चीज़ पीछे छूट जाती है तो अपनी क्लास को रिपीट करके और वापस उसको बार बार रिपीट करके और उसको नोट कर लिया करो, पढ़ लिया करो। ठीक, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इस क्लास को भेजा करो। आपके अभी कोटा विश्वविद्यालय कोटा की परीक्षाएं चल रही है। जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न होती है आपके प्रैक्टिकल प्रारंभ कर दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिकल के जो मैटर है वो मैंने आपको भेज दिया है। एमए वालों का सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों का लिए मैंने प्रैक्टिकल का मैटर ऑनलाइन ग्रुप में भेज दिया है। आप लोग प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके और समय पर चेक करवा लेना। जिनके पास नहीं पहुंचा है वो मेरे से संपर्क करें। फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ में जो एमए के बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं वह प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ में आपकी एक रिपोर्ट फाइल बनती है। 7 दिन नियमानुसार प्रैक्टिकल में नियमानुसार आपके 7 दिन का कैंप लगता है और फिर वहाँ पर प्रैक्टिकल होता है और उस प्रैक्टिकल के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो उस रिपोर्ट को तैयार करना ताकि आपको समय पर आने वाला मान लो कोई भी खड़ूस टाइप का कोई एग्जामिनर आ जाता है तो सारी प्रक्रिया उसके अकॉर्डिंग चलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। उस समय हम लोग कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपके नुकसान कर सकता है। इसलिए चीज़ें तो समय का इतना भरोसा करते हुए चीज़ें तो सारी उपलब्ध करवाओ। और इसी प्रकार से बीए वालों के लिए बीए जो कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, ये सब मार्केट में जो विद्यार्थी नाम की एक फाइल आती है उसको खरीद करके और कंप्लीट करके चेक करवा लें। प्रैक्टिकल के पहले असाइनमेंट तैयार कर लें, उसका मेटर डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरीके के मैं अपडेट आपको समय समय पर बताता रहता हूँ ताकि आपका कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद।